नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक तरीके से सबकी चल भी रही। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? स्वागत सारे लोगों का। देखिए, पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मूल अधिकार के संदर्भ में, और मूल अधिकार के तहत हमने आपको परिचित कराया था कि कैसे विश्व परिदृश्य में या भारत में मूल अधिकार संबंधी मांग उठी या कुछ अधिकार प्रदान किए जाने शुरू किए गए। इसी कड़ी में आपको बताया था कि मूल अधिकार के कुछ विशेषताएं हैं जो कि भारतीय संविधान को पढ़ने के बाद हमें दिखाई देती हैं। मूल अधिकार के लगभग 10 ऐसी विशेषताओं के बारे में आपको कल बताया हुआ था। इसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मूल अधिकार के अंतर्गत जो कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार संबंधी प्रावधान देखने को मिलता है। तो उस कड़ी में आपको जो पहला मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान देखने को मिला अनुच्छेद 12 में, वह आपको बताने का प्रयास किया हुआ था। और उम्मीद करूंगा कि निश्चित रूप से आप बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 12 में क्या बात कही गई है राज्य के संदर्भ में। आपको बताया हुआ था कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द को स्पष्ट किया गया है या राज्य की परिधि में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से संस्थाएं आती हैं, अर्थात अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। आपको यह भी बताया था कि राज्य के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल के साथ साथ स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी शामिल होते हैं। विभिन्न न्यायिक निर्णय के तहत यह जो अन्य प्राधिकारी होते हैं वह कौन कौन से सक्षम प्राधिकारी हैं जो राज्य के दायरे में आते हैं, वह आपको बताया था। उम्मीद करूंगा आपने तैयार कर भी लिया होगा। इसी कड़ी में आपको यह भी बताया हुआ था कि यह जो अनुच्छेद 12 है जो कि राज्य को परिभाषित करता है, यह अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है उसका संबंध संविधान के भाग 3 और भाग 4 से है। अर्थात संविधान के भाग 3 अर्थात मूल अधिकार वाले खंड और भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में जहां जहां राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है, तो राज्य का मतलब वही अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है उसका संदर्भ उससे है। हालांकि संविधान के भाग 6 में राज्य से संबंधित, राज्य सरकारों से संबंधित तमाम सारे प्रावधान किए गए हैं, चाहे वह राज्य की कार्यपालिका से संबंधित हो या राज्य के विधायिका से संबंधित हो। आपको यह भी जानकारी है अब कि संविधान के भाग 3 और भाग 4 में जहां जहां राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है वह राज्य शब्द की परिभाषा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 12 से। लेकिन संविधान के भाग 6 में जो कि सीधे सीधे राज्यों की गतिविधियों से संबंधित है उस भाग 6 में जहां कहीं भी राज्य शब्द का उल्लेख हुआ है उस राज्य शब्द को स्पष्ट कौन सा अनुच्छेद करता है? वह अनुच्छेद 152 करता है। तो अनुच्छेद 12 से संबंधित सारी बातें हमने कर लिया हुआ था। बात को आगे ले चलेंगे और आज की क्लास में हम लोग विशेष रूप से अनुच्छेद 13 को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार के वर्गीकरण को जानने के पहले हमें अनुच्छेद 13 को जानना निश्चित रूप से जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे अनुच्छेद 12 था। हालांकि आमतौर पे लोग गलती करते हैं कि सीधे सीधे वर्गीकरण पर ध्यान देना शुरू कर लेते हैं कि मूल अधिकार का वर्गीकरण किन किन रूपों में हुआ है,
कितने भाग में हुआ है, जिसकी शुरुआत अनुच्छेद 14 से हो रही है, समानता के अधिकार वाले खंड से। लेकिन यह जो अनुच्छेद 12 है या अनुच्छेद 13 है, समान रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लें। मैंने आपको कहा हुआ था कि हम लोग जो भी काम करेंगे, जो भी टॉपिक का अध्ययन करेंगे, बहुत विस्तार में एक अच्छी समझ के साथ करेंगे। बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 13 का जो संबंध है वह यह दर्शाता है कि संविधान ने अनुच्छेद 13 के माध्यम से न्यायालय को क्या बनाया है? न्यायालय को मूल अधिकार के संरक्षण का, मूल अधिकार के संरक्षण का सजग प्रहरी बनाया है, सजग प्रहरी बनाया है। सजग प्रहरी अर्थात संविधान का अनुच्छेद 13 यह स्पष्ट करता है कि अगर मूल अधिकार से असंगत कोई विधि है तो वह न्यायालय की जिम्मेदारी है कि उस असंगत विधि को निर्दिष्ट करे और उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। अर्थात मतलब यह है कि यह जो अनुच्छेद 13 है ना, इसे हम दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं कि यह मूल अधिकारों का यह एक सजग, मूल अधिकारों का एक सुरक्षा कवच है, सुरक्षा कवच है। कैसे? इसमें कहा क्या गया है, इसके अनुसार महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? इसके अनुसार कोई भी ऐसी विधि, शब्दों को ध्यान में रखना है, कोई भी ऐसी विधि जो मूल अधिकार से असंगत है, न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। अर्थात यहां पे जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह विधि शब्द का प्रयोग किया गया है और इस विधि शब्द को बहुत अच्छे से हमें जानने की जरूरत है। क्यों भाई? अर्थात अनुच्छेद 13 यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है और न्यायालय को अगर ऐसा महसूस हो कि कोई ऐसी विधि है जो मूल अधिकारों को समाप्त करती है, कम करती है, न्यून करती है, छीनती है, तो वह ऐसी कोई विधि को जो कि मूल अधिकार से असंगत है उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अर्थात यह जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13, यह अनुच्छेद सीधे सीधे न्यायालय को कुछ अधिकार दे देती है। क्या अधिकार देती है? यह अनुच्छेद न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दे देती है। आपको यह जानकारी होगी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है न्यायपालिका के पास, वह शक्ति कहां से ग्रहण की गई है? तो निश्चित रूप से यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से यह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। किसको किसको प्राप्त है न्यायालय के अंतर्गत? तो आपको याद होगा कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत यह उच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकार
को कम करती है, छीनती है, समाप्त करती है, उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर दे, अर्थात मूल अधिकार से असंगत कोई भी विधि को वैध नहीं कहा जा सकता है न्यायालय के संदर्भ में। बात को आगे ले चलेंगे। ये जो अनुच्छेद 13 है, इसके अनुसार न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को, ऐसी किसी भी विधि को जो मूल अधिकार से असंगत है, उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यह जो अनुच्छेद 13 है, यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करती है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करती है। और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति हमारे संविधान में कहां से ग्रहण किया गया है? यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। एक और बात आपको बताया कि यह जो न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग किया जा सकता है वह किसके द्वारा? तो भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत किया जा सकता है, जबकि हाई कोर्ट के द्वारा यह आर्टिकल 226 के तहत किया जा सकता है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग। बात करेंगे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो उपबंध किए गए हैं वह कौन कौन से उपबंध हैं। अनुच्छेद 13 में वैसे कुल 4 प्रमुख भाग देखने को मिलते हैं। 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). ये जो 13(1) है और 13(2) है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 13 का जो भाग 1 है, अर्थात अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 13(1) में लिखा हुआ है कि संविधान जिस दिन लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, संविधान लागू होने के ठीक पूर्व, संविधान लागू होने के ठीक पूर्व ऐसी कोई विधि जो कि प्रवृत्त है और मूल अधिकार को छीनती है, उससे असंगत है, वह विधि जो कि संविधान लागू होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, मूल अधिकार से असंगत है, वह स्वतः समाप्त घोषित हो जाएगी। अर्थात यह जो अनुच्छेद 13(1) में बात लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने के पूर्व, संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व कोई विधि जो प्रवृत्त है, कोई विधि जो जारी है, पहले से संविधान लागू होने के ठीक पहले बनाई गई है, कभी विधि जो प्रवृत्त है और यदि मूल अधिकार से असंगत है, मूल अधिकार से असंगत है, तो वह क्या होगा? तो वह समाप्त घोषित हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। समझिएगा कि वह जो विधि है इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण क्या है कि कोई ऐसी विधि जो संविधान के पहले से चल रही थी, लागू थी, लेकिन जब संविधान हमारा तैयार हो गया, लागू हो गया, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार का प्रावधान है, तो पहले से जो विधि कोई चल रही थी, अगर वह मूल अधिकार से असंगत दिखाई देती है, इसका मतलब यह है कि वह विधि समाप्त नहीं हो रही है, उसका अस्तित्व है, लेकिन
मूल अधिकार के संदर्भ में अगर देखा जाए, अगर वह मूल अधिकार से असंगत है तो वह मूल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में समाप्त घोषित होगी। मतलब वह विधि समाप्त नहीं हो रही है, वह विधि अपने अस्तित्व में है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद यदि मूल अधिकार से असंगत है तो मूल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में, सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में उस विधि का लोप माना जाएगा। अन्य परिप्रेक्ष्य में वह विधि अपना अस्तित्व बनाए हुए है, लेकिन मूल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में, मूल अधिकार के द्वारा चूंकि उस पहले वाली विधि का आच्छादन कर दिया जा रहा है, मूल अधिकार के द्वारा उसको ढक दिया जा रहा है, यही कारण है कि अनुच्छेद 13(1) में जो बात लिखी हुई है वह एक सिद्धांत प्रस्तुत करती है जिसे कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत। फिर से समझिए, अनुच्छेद 13(1) में यह लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व कोई ऐसी विधि जो पहले से प्रवृत्त थी, लागू थी, संविधान लागू हुआ, मूल अधिकार के प्रावधान लागू हुए, अगर वह पुरानी वाली विधि मूल अधिकार से असंगत दिखाई देती है तो मूल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में वह समाप्त घोषित होगी, हालांकि उसका अस्तित्व बना रहेगा अन्य परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि मूल अधिकार के द्वारा उसका आच्छादन कर दिया जाता है उस विधि का, इसी कारण अनुच्छेद 13(1) में आच्छादन का सिद्धांत देखने को मिलता है। अर्थात यह जो अनुच्छेद 13(1) है ना, यह संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व के संदर्भ में प्रावधान करता है। 13(2) की बात करते हैं। अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 13(2) कहता है, 13(2) यह संविधान के लागू होने के बाद, संविधान के लागू होने के बाद की परिस्थिति के संदर्भ में प्रावधान करता है। क्या कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को कम करती हो, छीनती हो, न्यून करती हो या समाप्त करती हो। अर्थात राज्य के ऊपर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है अनुच्छेद 13(2) के तहत कि राज्य संविधान लागू होने के बाद राज्य के द्वारा ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाई जाएगी जो वास्तव में मूल अधिकार को छीनती है, कम करती है। अगर ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह असंवैधानिक घोषित न्यायालय के द्वारा कर दी जाएगी। तो संविधान के लागू होने के पहले के विधि के संदर्भ में अनुच्छेद 13(1) में, जबकि अनुच्छेद 13(2) में संविधान लागू होने के बाद राज्य द्वारा कोई ऐसी अगर विधि बनाई जाती है जो कि मूल अधिकार से असंगत है तो उसके परिप्रेक्ष्य में यह दो प्रावधान देखने को मिलते हैं। फिर अनुच्छेद 13(3) बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि 13(3) इसमें विधि के संदर्भ में कुछ बात बताई गई है। इसमें क्या कहा गया है, विधि का मतलब क्या है यह बताया गया है, विधि का अर्थ क्या है यह बताने का प्रयास किया गया है।
कहा यह गया है अनुच्छेद 13(3) में कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के द्वारा लाया गया कोई कानून, कोई अधिनियम, कोई नियम, कोई विनियम, कोई आदेश या कोई रूढ़ि या प्रथा को विधि समझा जाएगा। अर्थात विधि क्या है यह बताने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 13(3) में कहा यह गया है कि राज्य के द्वारा पारित या प्रस्तुत कोई कानून, अधिनियम, आदेश, नियम, विनियम या कोई प्रथा, कोई रूढ़ि या कोई प्रथा, यह विधि मानी जाएगी। विधि को परिभाषित करने का कार्य अनुच्छेद 13(3) में किया गया है। अर्थात 3 बातें निकल करके आई अभी तक अनुच्छेद 13(1), 13(2) और 13(3) के तहत, जिसमें 13(1) जो था वह संविधान के पहले की किसी विधि के बारे में उपबंध करता है। 13(2) संविधान के लागू होने के बाद राज्य के द्वारा ऐसा कोई विधि नहीं बनाया जाएगा, इस संदर्भ में बात करता है। जबकि अनुच्छेद 13(3) विधि क्या है इस संदर्भ में उपबंध करता है। जब ऐसी बात निकल करके आई तो एक प्रश्न अपने आप से खड़ा होता है, क्या संविधान संशोधन, प्रश्न बनता है, क्या संविधान संशोधन के द्वारा जो विधि बनाई जा रही है, क्या संविधान संशोधन विधि अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि मानी जाएगी? बात समझिएगा, बहुत ही काम की बात है, क्योंकि इस प्रश्न में ही संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत छुपा हुआ है और यह बात बिल्कुल समझने की है। अनुच्छेद 13 कहता है, अनुच्छेद 13(3) कहता है कि विधि के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं। ऐसे में राज्य के द्वारा कोई बनाया गया कानून, कोई अधिनियम को भी विधि कहा गया है। ऐसे में प्रश्न बनता है कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत कोई संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार के संदर्भ में कोई प्रावधान किया जाता है? किसी प्रावधान को पहले से जो चल रहा है उससे मूल अधिकार संबंधी उस प्रावधान को हटा करके उसके स्थान पे कुछ और बातें शामिल की जा रही हैं? क्या यह अनुच्छेद 368 के तहत जो मूल अधिकार के संदर्भ में कोई विधि बनाई जा रही है जो कि मूल अधिकार को कम करती है, छीनती है या समाप्त करती है, क्या उसे भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि मानी जाएगी? क्योंकि अनुच्छेद 13(3) में विधि को बताया गया है कि राज्य के द्वारा कोई ऐसा कानून या अधिनियम नहीं बनाया जाएगा, एक बात। और दूसरी बात यह कि अनुच्छेद 13(2) में लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा ऐसी कोई भी विधि, अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी। और अनुच्छेद 13(3) में विधि को परिभाषित भी किया गया है।
ऐसे में स्वभावतः एक प्रश्न निकल करके आता है, क्या संविधान संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि माना जाएगा? आपको पता है कि मूल अधिकार भाग 3 में संपत्ति के अधिकार को भी मूल अधिकार की मान्यता प्राप्त थी, लेकिन समय एक ऐसा आता है जब मूल अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है और एक विधिक अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रख दिया जाता है। इसका मतलब कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि बताई जा रही है और संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार को समाप्त किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, इसका मतलब कि जरूर कुछ न कुछ इसमें संबंध देखने को मिलता है। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में एक संबंध जरूर देखने को मिलता है। तो वही संबंध को लेकर के ही प्रश्न बनता है, क्या संविधान संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि माना जाएगा? यह जो प्रश्न है, सबसे पहले सर्वप्रथम यह प्रश्न किस वाद में लाया गया था? तो याद रखिए, सर्वप्रथम 1951 में एक वाद आया, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। इस केस में, शंकरी प्रसाद केस में सबसे पहले यह प्रश्न निकल करके आया न्यायालय के विचाराधीन। न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया, क्या निर्णय दिया गया? यह कि ये जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया है ना अनुच्छेद 13(2) में, कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार से असंगत हो, उसे कम करती या छीनती है। अनुच्छेद 13(2) में जिस विधि का प्रयोग किया गया है, जिस विधि शब्द का उल्लेख है, उस विधि का मतलब संविधान संशोधन से नहीं है, बल्कि साधारण विधि से है। बात समझिएगा। निर्णय क्या देता है शंकरी प्रसाद भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 13(2) में जिस विधि का उल्लेख है, उसका मतलब, उसका अर्थ साधारण विधि से है। अर्थात संसद के द्वारा साधारण कोई विधि बनाई जा रही है, साधारण बहुमत के माध्यम से जो कोई साधारण विधि बनाई जा रही है, उसका संबंध अनुच्छेद 13 से है। उसका अर्थ साधारण विधि से है, न कि संविधान संशोधन विधि से। संशोधन विधि से है। लगातार संसद में आपको पता है कि बहुत सारे विधेयक लाए जाते हैं, बहुत सारे कानून बनते हैं, चाहे वह ग्रीष्मकालीन हो, चाहे मानसून सेशन होता है, चाहे शीतकालीन सेशन होता है। बहुत सारे विधेयक लाए जाते हैं और कानून बनाए जाते हैं। लेकिन जो बहुत सारे विधेयक लाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, वो सब के सब संविधान संशोधन विधेयक नहीं न है। कानून है, कानून अलग चीज हो जाता है, संविधान संशोधन अलग चीज हो जाता है। अंतर तो पता है। जब सत्र में संसद चल रहा हो तो लगभग रोज ही या 1-2 दिन गैप करके 2-4-5 विधेयक लाए जाते हैं, प्रस्ताव पारित होता है, कानून बन जाता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद।
लेकिन सब का सब वह संविधान संशोधन तो नहीं हो रहा है ना। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत सारे विधेयक लाए जाते हैं और कानून बनाए जाते हैं। अर्थात शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो साधारण कानून हैं, जो साधारण विधि संसद के द्वारा बनाए जा रहे हैं, अनुच्छेद 13 के अर्थ में वह विधि है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शामिल नहीं है। अर्थात संविधान संशोधन के माध्यम से, समझिएगा, संविधान संशोधन विधि के माध्यम से संसद मूल अधिकार को कम कर सकती है या छीन सकती है। यह निर्णय था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में। फिर क्या हुआ, बात आगे बढ़ी। फिर एक केस आता है 1965 में। 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार। यह एक केस आता है और इस केस में शंकरी प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय रहा, शंकरी प्रसाद का निर्णय जो रहा, केस का निर्णय जो रहा, का निर्णय ही इस केस में दोहराया गया। अर्थात साधारण विधि को ही अनुच्छेद 13 के प्रसंग में, अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि माना जाएगा, संविधान संशोधन को नहीं। बात आगे बढ़ी। 1965 के बाद 1967 का वर्ष आया, 1967, और 1967 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस निकल करके आया, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस बहुत ही पॉपुलर 1967 का यह वाद। इस केस में यह मुद्दा दोबारा से उभर करके आता है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट के 11 न्यायाधीशों की पीठ बैठी फैसला करने के लिए। 11 न्यायाधीश, गोलकनाथ केस में 11 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ निर्णय सुनाने के लिए समवेत होती है, बैठती है। निर्णय क्या निकल करके आया? निर्णय निकल करके आया, 11 न्यायाधीश, याद रखिएगा, कभी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा गोलकनाथ केस में। निर्णय क्या निकल करके आया कि अनुच्छेद 13 के अर्थ में साधारण विधि के साथ ही संविधान संशोधन विधि को भी, संशोधन विधि भी शामिल है। अतः संसद जो है, संसद संविधान संशोधन के माध्यम से भी, के द्वारा भी मूल अधिकार को न कम कर सकती है न छीन सकती है। मूल अधिकार को न कम न समाप्त कर सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय निकल करके आया 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ के द्वारा। अर्थात अनुच्छेद 13 में जिस विधि का उल्लेख है, अनुच्छेद 13(2) में जिस विधि का उल्लेख किया गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, गोलकनाथ वाद में न्यायालय के द्वारा यह निर्णय आया कि सिर्फ साधारण विधि को ही अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में
विधि नहीं माना जाएगा, बल्कि संविधान संशोधन के द्वारा जो कुछ विधि बनाई जा रही है वह भी अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि माना जाएगा। जब गोलकनाथ केस में यह निर्णय निकल करके आया सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे में अब क्या होगा, इस निर्णय के बाद एक महत्वपूर्ण समस्या खड़ी हो गई। केंद्र सरकार एवं न्यायपालिका के बीच एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई। टकराव की स्थिति क्यों? क्योंकि विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है और संसद को यह अधिकार है कि वह देश हित में किसी भी प्रकार का विधि बना सकती है। लेकिन न्यायपालिका के गोलकनाथ केस में दिए गए इस निर्णय के बाद अब संसद पंगु हो गया था। इस समय जो सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री काल की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी को यह निर्णय पसंद नहीं आया और ऐसे में इस निर्णय के विरोध में गोलकनाथ निर्णय के केस के निर्णय के विरोध में संसद के द्वारा एक संविधान संशोधन पारित किया जाता है। विरोध में संसद द्वारा 1971 में क्या किया गया, 24वां संविधान संशोधन किया गया। इस 24वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ा गया संविधान में एंड अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया। अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 13(4) में क्या लिखा गया? लिखा यह गया कि संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत या अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि नहीं माना जाएगा। मतलब यह कि साधारण विधि को अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि माना जा रहा है, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा अगर मूल अधिकार के संदर्भ में कोई कार्य किया जा रहा है उससे असंगत, तो वह अनुच्छेद 13 के प्रसंग में विधि नहीं माना जाएगा। अर्थात संसद को इस संशोधन के द्वारा, 24वें संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि संविधान संशोधन के माध्यम से संसद मूल अधिकार को कम कर सकती है, छीन सकती है। इस प्रकार की बात निकल करके आई। मामला टकराव की स्थिति का था। गोलकनाथ केस में 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ, संवैधानिक खंडपीठ, 5 या 5 से ऊपर किसी मामले में न्यायाधीश अगर निर्णय दे रहे हैं एक साथ सुनवाई करके, तो वह संवैधानिक खंडपीठ हो जाती है। गोलकनाथ केस में 11 न्यायाधीश, मामला तूल पकड़ लिया था बहुत ज्यादा। अंततः एक और केस आता है 1973 का, 1973 का। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद निकल करके आता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार।
यह जो वाद है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप सबको पहले से पता है। 1973 आपको पता होगा कि संवैधानिक खंडपीठ निर्णय देगी। 13 न्यायाधीशों की, सबसे ज्यादा 13 न्यायाधीशों की बेंच जो है इस मामले में निर्णय देगी, क्योंकि संविधान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ मुद्दा निकल करके आ गया था। ये जो केशवानंद भारती है ना, इनके विषय में आप शायद नहीं जानते होंगे। यह केरल में एक मठ है जिसका नाम है एडनीर मठ के प्रमुख थे। पहली बात, केशवानंद भारती किसी मठ के, एडनीर मठ के प्रमुख हैं। और यह जो 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ रही केशवानंद भारती वाद में निर्णय देने के लिए, इसमें जो निर्णय निकल करके आया, समझिएगा, निर्णय क्या निकल करके आया। 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहले तो यह जो 13 न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों में भी मतभेद की स्थिति देखने को मिली। संविधान संशोधन विधि, साधारण विधि, अनुच्छेद 13 में उल्लिखित विधि मुद्दे को लेकर के यह जो 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठी ना, इन 13 न्यायाधीशों में भी एक मत हो ऐसी स्थिति नहीं थी। कुछ विरोध में थे, कुछ पक्ष में थे। जो रिजल्ट निकल करके आया, जो फैसला आया, निर्णय आया इस केशवानंद भारती वाद में, 7-6 के बहुमत से आया। 6 के बहुमत से आया। 7-6 के बहुमत से फैसला सुनाया गया। 7 लोग पक्ष में, 6 लोग विपक्ष में, विरोध में। 7 लोग जो पक्ष में हैं, वह किस पक्ष को दर्शाते हैं? 7 लोग जो पक्ष में हैं, यह 24वें संशोधन के पक्ष में है। 24वां संशोधन के पक्ष में है कि संसद को संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार को कम समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब जो एक गतिरोध न्यायपालिका और विधायिका के बीच आ गई थी, इवन इंदिरा गांधी की सरकार है तो कार्यपालिका भी डायरेक्ट इन्वॉल्व है, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच 1967 गोलकनाथ केस के निर्णय के बाद जो एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, उस टकराव को दूर करने का प्रयास हुआ केशवानंद भारती वाद में, और 24वें संशोधन को वैध मान लिया गया और यह निर्णय दिया गया कि संसद साधारण विधि से तो नहीं, अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द का उल्लेख है, साधारण विधेयक, कानून बना, साधारण विधि को अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि माना जाएगा, लेकिन संविधान संशोधन को विधि नहीं माना जाएगा अनुच्छेद 13 के संदर्भ में, अर्थ में, प्रयोजन में। अर्थात संसद संविधान संशोधन के माध्यम से कोई ऐसी विधि बना सकती है जो मूल अधिकार से असंगत हो। अर्थात 24वां संशोधन के पक्ष में यह निर्णय गया। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ दी गई, एक बात जोड़ी गई, एक प्रमुख बात जोड़ी गई। वह कौन सी प्रमुख बात रही? इसमें दिया गया आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या था? इसमें एक तो यह कहा गया,
इस निर्णय में कि ठीक है 24वां संशोधन में जो बात लिखी हुई है, कही गई है, हम उसे वैध मानते हैं, वैध घोषित करते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से असंगत विधि संसद के द्वारा बनाई जा सकती है। लेकिन ध्यान यह रखना है संसद को कि जो कोई संविधान संशोधन के माध्यम से विधि बनाई जा रही है, कम से कम इतना ध्यान जरूर रखा जाए संसद के द्वारा कि भाग 3 मूल अधिकार आधारभूत ढांचे के अंतर्गत, इस केशवानंद भारतीवाद के निर्णय में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया और यह कहा गया कि ठीक है, भले ही आप कोई ऐसी विधि बनाएं जो मूल अधिकार से असंगत हो, संविधान संशोधन के द्वारा हमें कोई दिक्कत नहीं है, वह वैध है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि संविधान संशोधन के द्वारा जो कोई भी आप विधि बनाएं, भले ही वह मूल अधिकार से असंगत हो, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान में रखना है कि ऐसी कोई भी विधि के द्वारा भाग 3 अर्थात मूल अधिकार का जो आधारभूत ढांचा है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वह प्रभावित न हो। आप कोई मूल अधिकार से असंगत विधि बना लीजिए संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन आधारभूत ढांचा प्रभावित न हो, भाग 3 का, इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है संसद को। यह आधारभूत ढांचा और मूल अधिकार या भाग 3 के आधारभूत ढांचे को प्रभावित न करने वाली बात एक प्रमुख विषय बन जाता है, जिसे हम लोग केशवानंद भारतीवाद के संदर्भ में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के रूप में जानते हैं, और न जाने कितनी बार यह परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। उम्मीद करूंगा कि निश्चित रूप से यह बात समझ में आ गई होगी कि जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 में एक बहस छिड़ी थी, अनुच्छेद 13 के अर्थ में साधारण विधि और संविधान संशोधन विधि को लेकर के अंततः 1973 के केशवानंद भारतीवाद में 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ के द्वारा जो निर्णय दिया गया, इस खंडपीठ के द्वारा दिए गए निर्णय के तहत इस प्रश्न का, इस मुद्दे का पटाक्षेप हो गया कि क्या संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार से असंगत विधि बना सकती है या नहीं। क्या संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि माना जाएगा या नहीं। उत्तर निकल करके आ गया नहीं, संविधान संशोधन को 13 के अर्थ में विधि नहीं माना जाएगा, सिर्फ साधारण विधि को ही 13 के अर्थ में विधि माना जाएगा। एक और बात कि 13 क्यों आया, यह केशवानंद भारतीवाद में 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ ही क्यों बैठी, इसका उत्तर यह है कि गोलकनाथ केस में चूंकि 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया था और यही कारण था कि गोलकनाथ केस के 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ के द्वारा सुनाए गए फैसले को पलटना है, निश्चित रूप से उससे बड़ी खंडपीठ होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी खंडपीठ या बेंच केशवानंद भारतीवाद में क्यों सुनवाई की हुई थी। अगली क्लास में फिर हम लोग संविधान के वर्गीकरण अर्थात अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक जो समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है संविधान में, उस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।